बंगाल में तो दीदी कह रही है ना, अगर कमल खिल जाएगा तो बंगाल के मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। बंगाल में हिंदू खुद खतरे में। आप मुसलमान की क्यों बात करिए, बंगाल में तो हिंदू खुद खतरे में। अगर योगी जी आ जाएंगे तो देश में तानाशाही आ जाएगी। एक तानाशाह तो ऑलरेडी है ही हमारे देश में। योगी जी आ जाएंगे तो आतंक फैला देंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा आतंक चल रहा है, मुझे ये बताइए जरा। अगर उनकी कोर्ट चक्र को देखें तो सबसे अंदर केतु बैठा हुआ है। केतु का एक ट्रेट है उनके अंदर जो कि हम सब देखते हैं। किसी भी तरीके का फैशन, किसी भी तरीके माया में वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वो हर चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं। वो हर कुछ पाने के बाद भी एक सन्यासी बनना चूज करते हैं। शायद थर्ड या सेकंड पावरफुल कंट्रीज में आ जाएगा, इकोनॉमिकली भी उतना स्ट्रांग हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमें राहु की दशा में देखने को मिलेंगी। इंडिया से सटे जितने भी देश हैं कहीं ना कहीं वो अखंड भारत की ओर बढ़ते जाएंगे। लास्ट टाइम जब सैटर्न मेष राशि में गए थे तो ईस्ट पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना था। हर तरीके से पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन जब शनि मेष राशि में जाते हैं तब होता ही है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के मेरे मेहमान हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर पंकज कश्यप जी, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ज्योतिष है क्या। अगर भाग्य में जो लिखा है वही मिलना है तो फिर ज्योतिष की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात कि अब जब 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम लग चुका है तो क्या हम समझे कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से शांत हो जाएगा या फिर अब विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कने वाली है। इंडिया एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, लेकिन इसी इंडिया एक्सपेंशन में पीओके, बलूचिस्तान और अक्साई चीन, इन तीनों में से सबसे पहले कौन आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि फाइनली हमारा देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। 2026 की पिक्चर तो हम लोगों के सामने है, लेकिन आगे क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसको गहराई से समझेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हम पंकज कश्यप जी का। पंकज जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर कविता जी। आपका आभार कि आप हमारे इस शो में आए। सबसे पहले मैं, मेरे गेस्ट जानना चाहते हैं आपकी अब तक की जर्नी क्या कहती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ ही क्यों। पहले तो बहुत दिनों तक गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करता रहा। 2014 में मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे ज्योतिष की तरफ बढ़ने लगा। मेरे फादर वैदिक एस्ट्रोलॉजर थे। वो एक्चुअली प्रैक्टिस प्रोफेशनली नहीं करते थे, बट उन्हें बहुत नॉलेज था इन सब चीज़ों का। ही वॉज वेरी गुड विद द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ ज्योतिष। उन्होंने किसी से सीखा था, फिर वो बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करते थे, बट वो प्रोफेशनली कभी इस चीज़ को अपनाए नहीं, ना इससे उन्होंने कभी पैसा कमाने की रुचि रखी। उनका मेन काम जो था, ही इज़ अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा काम चलता था। बट हमेशा से उनकी रुचि को देखते हुए मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन था कि सीखूं, जानूं क्या है क्या नहीं है। बट वैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान नहीं था। लेटली मुझे लगता है एक समय आया जब बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए, बहुत जगह छांटा गया, कहीं कुछ एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं कर पाया, अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाया लाइफ में। तो एक फाइनली एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर से मिला जो मेरे ज्योतिष गुरु बने। गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु अलग होते हैं, शिक्षा गुरु अलग होते हैं। तो जो मेरे शिक्षा गुरु बने, जिन्होंने मुझे ज्योतिष का ज्ञान दिया, डॉक्टर मोहनानंद झा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैं मिला और उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया कि पंकज, आपका हॉरोस्कोप जो है ये जॉब करने वाला नहीं है जी। आपका ऐसा है कि आपको धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आना है, आध्यात्मिक ज्ञान पाना है और इससे ही अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ज्योतिष सीखना है, द नॉलेज ऑफ ऑकल्ट में आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। और अलग अलग कुछ बिजनेस के बारे में उन्होंने मुझे बताया। तो बहुत दिन तक दिल्ली आके एग्ज़ाम दिया, मैं रांची आया, बहुत जगह जगह गया, एग्ज़ाम दिया, सब जगह से हारने के बाद फाइनली उनके पास गया, उनसे मोटिवेशन लिया और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया। 2015 में गुरु दीक्षा मिली, जो मेरे गुरु हुए, जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की। और बाकी मोहनानंद झा से मैंने बहुत दिन तक उनसे पढ़ा। उनसे ज्योतिष पढ़ने के बाद 2016-17 तक आते आते 18 से मैंने प्रोफेशनली प्रैक्टिस शुरू कर दिया था जी। देखिए, जैसे कि आपने बताया ना कि आपने ये जाना अपनी कुंडली से कि भाई ज्योतिष ही मेरी डेस्टिनेशन है, तो क्या सच में कुंडली से ये जाना जा सकता है कि बच्चा किस करियर में आगे ग्रो करेगा, उसे किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे ज्योतिष काम करती है। देखिए, सबसे पहले तो ज्योतिष के पास ये जाके हम सबको ये समझना चाहिए कि क्या कुंडली में आपके जो आप करना चाह रहे हैं, सपोज आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, आपके हॉरोस्कोप में वो पोटेंशियल है या नहीं।
आप इतने स्किलफुल है कि नहीं, आपके हॉरोस्कोप में इतना स्किल्स दिखता है या नहीं। अगर आपकी स्किल्स, अगर आपकी डेस्टिन्ड पाथ, आपके जो आपका मन है करने का, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं उससे मैच करती है, तब तो 100% आप परस्यू कर सकते हैं। ट्रायल एरर के प्रोसेस में बहुत लोग सालों बिता देते हैं, बट कभी उनको सीए ही नहीं क्लियर कर पाते हैं। बहुत लोग यूपीएससी एग्जाम 5 साल से दे ही रहे हैं, लास्ट में बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो एक अच्छा ज्योतिष, मैं हर ज्योतिषी की बात नहीं करता हूँ, एक अच्छा ज्योतिष जो आपके पास्ट चीज़ों को बता पाए, जो आपके प्रेजेंट को बता पाए बिना आपके किसी इंफॉर्मेशन दिए, तो उस इंसान से जरूर मिले और उससे जरूर ये जाने कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ क्या है, स्किल्स क्या है, जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए ये ट्रायल एरर प्रोसेस का जो टाइमलाइन है, जो ये बर्बाद होता है, ये थोड़ा बच जाएगा। आप थोड़ा सही समय पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइएगा, ये डेस्टिनेशन के लिए निकल जाइएगा। That is it. लेकिन पंकज जी, उनका क्या, जो लोग ज्योतिष पे भरोसा नहीं करते, अपने कर्मों पे भरोसा करते हैं, इन्हें कैसे हम आईना दिखा सकते हैं, इन्हें कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है आजकल। जो लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं उनकी एक आइडियोलॉजी ही चेंज हो जाती है। वो बोलेंगे कि हमने तो जो कुछ पाया है वो कर्म से पाया है, Yes. भाग्य वाग्य कुछ होता नहीं। और जो नहीं सक्सेसफुल बन पाते वो हमेशा अपने किस्मत को कोसते हैं कि हमने तो बहुत ज्योतिषियों के चक्कर काटे, बहुत पत्थर पहने, बहुत कुछ किया, ऐसे किया वैसे किया, बट हमारा किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो ये तो एक आइडियोलॉजी है। रियलिटी इज वे टू डिफरेंट। फ्री विल भी होती है, भाग्य भी होती है। भाग्य बहुत प्रभावशाली होती है क्योंकि भाग्य आपके प्रारब्ध से बनता है। प्रारब्ध में जैसे आपने कर्मों किए हैं, उस कर्मों के आधार पे आपकी जीवनी लिखी गई है। होता वही है, उससे कुछ हट के नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि भाग्य में जो लिखा है वही हमें मिलेगा। अगर सच में ऐसा है तो फिर हमें ज्योतिष की क्या जरूरत है, जब हम उस लिखे हुए को नहीं बदल सकते? तभी तो ये बात मैंने बताई आपको कि देखिए, इस चीज के लिए हमें ये समझना होगा, ज्योतिष में 3 प्रकार की राशियां होती हैं: चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। हम किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाएं तो वो ज्योतिष इस बात को डिकोड करता है कि हमारे कर्म भी 3 प्रकार के हैं। दृढ़ कर्म है, अदृढ़ कर्म है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल, स्लाइटली दृढ़, ऐसे भी कर्म है। इन सबको, जिसे मिक्स्ड कर्म कहते हैं, इन सबको समझने के लिए हॉरोस्कोप देखना पड़ता है। उन राशियों के आधार पे मनुष्य के कर्मों को समझा जाता है, जी। किसके भाग्य में कैसे कर्म लिखे हुए हैं। अब उसके आधार पे ज्योतिष परिहार या ज्योतिष रेमेडियल मेजर्स हम किसी को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वो सब कुछ एकदम दृढ़ होता है कि वो बदलेगा ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर भगवान की पूजा पाठ या ज्योतिष परिहार, ये शास्त्र की लिखी बातें तो बेकार हो जाएंगी। जी। ऐसा नहीं होता है। देयर इज समथिंग सो कॉल्ड फ्री विल। फ्री विल अपने हिसाब से काम करती है। और ज्योतिष के परिहार मानना चाहिए, पूजा पाठ, सनातन धर्म, ये सब चीजें हमारे भाग्य को बदलती नहीं है, बट हमारी लिए चीजों को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। ओके। जो रामायण हम पढ़ते हैं, जहां ये लिखा हुआ है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूं मेट सके हो त्रिपुरारी। भक्ति भाव से जो महादेव की, भगवती की उपासना करते हैं, भगवान सक्षम है आपके प्रारब्ध को मिटाने में, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में, और बहुत हद तक चीजें आपके लिए नवीन लिख देने में, नए तरीके से आपकी चीजें लिख देने के लिए। हमने हमेशा देखा है, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ज्योतिष होते हैं, तो पूजा भी बताई जाती है, उपाय भी बताए जाते हैं। आपसे यहाँ पे समझना चाहती हूँ, क्या दोनों में कुछ फर्क है? अगर एक इंसान पूजा भी कर रहा है और दूसरा इंसान उपाय कर रहा है, तो किसका, कौन सी चीजें जल्दी काम करेंगी? सबसे ज्यादा तो पूजा पाठ और भक्ति ही काम आती है। ज्योतिष के परिहार 90% स्पिरिचुअल ही है। इसके बाद दान पुण्य बताई गई हैं, जेमस्टोन या रेमेडियल मेजर बताए गए हैं। मैं ज्यादातर लोगों को या तो जेमस्टोन रिकमेंड करता हूं या थोड़ी बहुत दान पुण्य बताता हूं। ज्यादातर मेरी जो रेमेडियल मेजर्स होती है वो मैं लोगों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही बताता हूं कि आप इनकी उपासना करें, आप इनकी आराधना करें। और उस अध्यात्म में जो शक्ति है वो किसी और परिहार, किसी और चीज में नहीं। कोई और ऐसी उपाय नहीं है जो आध्यात्मिक, जितने पोटेंशियल से अध्यात्म आपके भविष्य को या आपके प्रारब्ध को काट सकता है या चीजों को फ्लेक्सिबल बना सकता है, कोई और ज्योतिष परिवार ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। और आप तो देखिए एक लंबे समय से ज्योतिष कर रहे हैं और मोर देन 10 ईयर्स से आप इस लाइन में हैं, तो आपसे ये भी समझना है कि ज्योतिष किस आधार पर काम करती है? एनर्जीज पे काम करती है, प्लैनेट मूवमेंट्स पे काम करती है, किस तरह से काम करती है लोगों के बीच में? देखिए, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ज्योतिष जो है ग्रहों के आधार पे काम करती है, मनुष्य के कर्मों के आधार पे काम करती है। हमारा शरीर तो बार बार मरता है, हमारे कर्म नहीं खत्म होते, वो कर्म नष्ट नहीं होता है। उस कर्मों के आधार पे हमारी नवीन भाग्य लिखी जाती है। तो कर्मों का भी आधार है, एनर्जी का भी आधार है, ग्रहों का प्रभाव तो है ही है। ये ग्रह ही है जो पूरी सृष्टि को चला रही है।
लुनाटिक इज अ वर्ड विच केम फ्रॉम लूनर। अगर चंद्रमा के मूवमेंट से पृथ्वी पर इतने टाइट से उठ सकते हैं समुद्र में, तो मनुष्य के अंदर जो 70% वाटर है जो ह्यूमन बॉडी में, उस पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। हर ग्रह का प्रभाव है, हर एनर्जी का प्रभाव है, सब चीज का एक मिक्स्ड रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। देखिए, हिंदुओं को तो समझाया जा सकता है कि उनके क्या ग्रह हैं, उनकी क्या दशाएं चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, लेकिन अन्य धर्म का अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता अपनी समस्या लेके, तो वहाँ आप चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उसे कैसे समझाते हैं? अब ग्रह दशाएं क्या उस पे भी ये चीज़ें लागू होती हैं? देखिए, लागू तो ये विश्व में हर किसी पे होती है, पशुओं पर भी होती है। ये तो पशुओं पर भी होती है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर देती हैं, उसके आधार पे जो आपका लगन निकलता है, तो आपका जो राशि निकलता है, आप जिस जन्म नक्षत्र पे आते हैं, जिस जन्म तिथि पे आते हैं, तिथि लॉर्ड कहाँ बैठा है, इन सारी चीजें तो बेसिक एलिमेंट्री टॉक्स है। इन सब चीजों को देखते हुए फलित ज्योतिषी होती है, इसके आधार पे ज्योतिषी होती है। तो आप किसी धर्म, किसी मजहब, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके के बैकग्राउंड से आती हैं, ज्योतिष तो आपके ऊपर लागू होगा। भाग्य तो आपका वैसे ही चलेगा, हमें तो बस एनालाइज करना है। तो ज्योतिष ऐसा नहीं है कि प्रीडोमिनेंटली सिर्फ हिंदुओं के लिए बना है, ये पूरे विश्व के लिए है, समाज में हर जीव जंतु के लिए है। बस उसकी टाइमिंग की एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, उसके बाद फलादेश देना आसान हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, आप 2010, 12, 13 से ही आप ज्योतिष कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि तब के समय में और आज के समय में आपको कितना फ़र्क नज़र आया? शायद आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2014 से मोदी जी की सरकार आई, उससे पहले हमने यूपीए की गवर्नमेंट देखी, तो वो समय भी आपने देखा और अभी का समय आप देख रहे हैं। क्या लगता है कुछ चेंजेस आए ज्योतिष के नज़रिए से, अध्यात्म के नज़रिए से, सनातन के दृष्टि से हमारे देश में, विश्व पटल पर? देखिए, बहुत चेंज आया। शनि जब धनु राशि में प्रवेश किए, इसके पहले दुनिया कुछ और ही थी। 2018 के पहले इन 5 सालों में, 2019 में जो नेक्स्ट इलेक्शन आया, 2018 में शनि धनु राशि में जा चुके थे। वहां से जो एक स्पिरिचुअल फ्लडिंग आया, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। मकर राशि में शनि गए, कुंभ राशि में शनि गए। सिर्फ शनि का प्रभाव अकेले नहीं था, बृहस्पति का भी प्रभाव था, और भी ग्रहों का प्रभाव था। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम सैटर्न से ही स्टार्ट हुआ, उसके धनु राशि में प्रवेश करने से जो आध्यात्मिक फ्लडिंग बढ़ते ही जा रहा है। और अभी तो हम मंगल की महादशा में हैं। जैसे हम राहु की महादशा में प्रवेश करेंगे, तब तो अध्यात्म एक दूसरे ही चरम सीमा पे होगा, जो हम विथ टाइम देखेंगे। जब ज्योतिष की बात करते हैं तो उसमें 9 ग्रह आते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब जब परिवर्तन आता है देश दुनिया में, कोई भी ड्रास्टिकली परिवर्तन के लिए हम किस ग्रह को देखते हैं? इंपॉर्टेंट कौन कौन से ग्रह की दशाएं, उनके गोचर को देखा जाता है? देखिए, सभी ग्रह इंपॉर्टेंट है। बुध का वक्री होना भी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो हर छोटे स्लो मूविंग प्लैनेट और फास्ट मूविंग प्लैनेट, सबका प्रभाव है। लेकिन आप मुंडेन इवेंट्स में बहुत बड़े ग्रहों की अगर बात करें, तो बृहस्पति, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जो बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, राहु केतु हो गए। बहुत लोग बात ये नहीं जानते हैं, राहु केतु भी कई बार स्टेशनरी मोड पे आते हैं, रेट्रोगेट होते होते स्टेशनरी मोड पे आते हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड में। लोग पब्लिकली कितना बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, चाहे उसको नेगेटिव इवेंट में काउंट करें, एक्सीडेंट्स बोलें, ये इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं राहु केतु के एक पर्टिकुलर स्टेशनरी होने से, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। जुपिटर के मोशन से, जुपिटर का अतिचारी हो जाना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है। अब जीव कारक ग्रह जब अतिचारी हो जाए, बहुत जल्दी चीज़ों को ओवरलुक करने लग जाए, तो ऑब्वियसली जो जीव कारक ग्रह का ओवरलुक कर जाना, और हर नेगेटिव ग्रह तो नहीं बोलना चाहिए, बट क्रूर ग्रह, शनि हो गए और राहु हो गए, और भी कुछ ऐसे ग्रह हैं, मंगल हो गए, थोड़े क्रूर ग्रह हैं ये, इनका दृष्टि बहुत साफ हो जाना, तो पृथ्वी पर कोलाहल तो मचेगा ही, हर बार मचता है। इसमें शनि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शनि जब जब वक्री हो जाते हैं बृहस्पति के अतिचारी होने पे, तो हाहाकारम जगत सर्वम, विशेषतः दक्षिण दिशा वेस्टर्न कंट्री या और भी जगह जगह पर, हर जगह कुछ ना कुछ कोलाहल मचा है। शनि का एक 30 साल का साइकिल कंप्लीट करना, 30 इयर्स का, वापस मेष राशि में प्रवेश करना, जहां वो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। कई तरीके का रीसेट, एक रीशफल, और वर्ल्ड लेवल पे कुछ बहुत मुंडेन इवेंट्स यहाँ पे होते ही हैं, हर बार देखा गया है। एक साइकिल चेंज होता है यहाँ। जी बिल्कुल। देखिए, आप शनि की साइकिल की आप बात कर रहे हैं, अभी शनि मीन राशि में है, इतनी चेंजेस हमने देखे। आपने बताया कि वेस्ट की तरफ हम देख रहे हैं, विश्व युद्ध के जो बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, युद्ध विराम लग चुका है, अब मेष राशि में भी जाएंगे, तो क्या लगता है अभी मीन में है फिर मेष में जाएंगे, तो क्या अभी जो चीज़ें हमें दिख रही हैं इससे भी ज़्यादा भयावह चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, डिस्ट्रक्शंस, युद्ध जैसी चीज़ें, नरसंहार टाइप का? जी बिल्कुल देखने की मिलेगी। और शनि का मेष राशि और वृषभ राशि का जाना ही बहुत तरीके की डिस्ट्रक्शन लाएगा। शनि का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करना, शनि का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना,
ये सब बहुत डिस्ट्रक्टिव टाइमलाइन होगा, क्योंकि सिर्फ सैटर्न यहाँ इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। हमारे देश की अगर बात करें तो मंगल की महादशा चल रही है जी। मंगल की महादशा, मंगल वो ग्रह है हमारे कुंडली, भारत की कुंडली जो है वो फाउंडेशन चार्ट जो है 15 अगस्त 1947 की जो बनाई गई है, अगर आप उसको देखें तो मंगल जो प्लैनेट है वो आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र के देवता जो है रुद्रदेव हैं। पाकिस्तान की हॉरोस्कोप में चंद्रमा जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में है। क्या पाकिस्तान की हालत हमेशा रही है उस आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से, वो तो आप देख ही रही हैं, हम सभी जानते हैं। अब वो आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल का जब दशा शुरू हुआ है भारत में, तो हर तरीके से टेररिज्म बढ़ा, क्राइम बढ़ा, वॉर लाइक सिचुएशन बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट्स, सैबोटेज, 10 तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, नेगेटिव इवेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये टाइमलाइन है जहां बहुत कोलाहल मचेगा। तो सिर्फ शनि रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बृहस्पति का अतिचारी होना, मंगल दशा का चलना, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम डिस्ट्रक्शन लाएंगी। अच्छा, चलिए अभी की जो दशाएं हैं, जो भी चीज़ अभी चल रही, क्या लगता है कि अब 2 हफ्ते का जो युद्ध विराम है, क्या चीज़ें एकदम शांत हो जाएँगी? या आपको लगता है कि ये सिर्फ़ एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर अभी देखनी बाकी है इन 2 हफ्तों के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है युद्ध विराम हो जाएगा। ईरान की फाउंडेशन चार्ट में सैटर्न के पास ट्रांजिट मार्स का आना, यही एक वॉर लाइक इवेंट्स को ट्रिगर कर रहा है, और कुछ ना कुछ अभी न्यूसेंस चलती रहेगी। ऑल्दो मई से थोड़ी ये शांति होने लगेगी, मई से वेद का प्रभाव कम जाएगा और भी चीज़ें जो है वो कमेगी और ये युद्ध को विराम मिलेगा। बट अभी ईरान में फिलहाल किसी तरह की शांति तब तक नहीं आएगी जब तक नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी। और ये मुझे होते 2027 में दिखता है, जब शनि की दशा स्टार्ट हो जाएगी, जो ईरान के फाउंडेशन चार्ट में 8th लॉर्ड है। तब कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और सरकार बदलेगी, वहां से कुछ अच्छी बदलाव, कुछ अच्छा डेवलपमेंट और कुछ अच्छी चेंज आनी शुरू हो जाएगी। और मिडिल ईस्ट का भविष्य आपको किस ओर नज़र आता है? क्या वहाँ पे हमें तुर्की एक नई खलीफा के तौर पे देखने को मिल सकता है? ईरान की जगह क्या तुर्की ले लेगा? नहीं, तुर्की तो ऐसा नहीं ले पाएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट कंट्री जो हैं, जो या तो टेरर फंडिंग बोलें या एक्सट्रीमिस्ट बोलें, ऐसे बहुत सारे कंट्री जो हैं, इन लोगों के लिए बहुत डिस्ट्रक्शन का टाइम ऑलरेडी आ रहा है। या तो ये अमेरिका कर रहा है या इजराइल कर रहा है, थोड़े टाइम के बाद इंडिया भी करेगा। ये टेरर फंडिंग नेशंस, मैं स्पेसिफिक कंट्री या लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत ऐसे कंट्री हैं जहाँ कहीं अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसी चीज़ें कर ही रही है, उनके लिए ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रक्शन का टाइम आ रहा है। तो अभी कोई कंट्री बहुत मजबूत हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। जी, देखिए जब हम बात करते हैं कि आजकल लोग बात करें कि भारत की मंगल की दशा शुरू हो गई है, जो ज़मीन जा चुकी है वापस होगी, इंडिया का एक्सपेंशन होगा, फिर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, पीओके की बात करते हैं, अक्साई चीन की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें नज़र नहीं आती। क्या आपको लगता है क्या इनमें कहीं सत्यता है कि पीओके की वापसी हो जाएगी? जी, बिल्कुल सत्यता है। देखिए, मार्स इज ए रोमन गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। मंगल जो है ये भूमि का एक्सपेंशन तो करेंगे ही करेंगे, युद्ध के माध्यम से? युद्ध के ही माध्यम से होगी। सबसे पहले हमारे पास पीओके आएगी, सबसे पहले। चीन का जहां तक मुद्दा है, अक्साई चीन की जो बात है, चीन को वैसे भी टुकड़ों में विभाजन होना है। यूएसएसआर टुकड़े हुए थे। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन कितनी बड़ी एक राष्ट्र थी। 1991 के आसपास आई थिंक वो सब टुकड़ा हो गए, सब टुकड़े टुकड़े में बदल गए, सारे टूट गए। तो इसी प्रकार चाइना भी एक रातों रात डिस्ट्रक्शन नहीं आएगी, बट उनका टुकड़ा होना है। धीरे धीरे टूट टूट के छोटे छोटे हिस्सों में चाइना बट जाएगा। इन सब की शुरुआत मुझे लगता है 2029-2030 से शुरू ही हो जाएगी। वैसे तो मंगल की दशा में ही ये शुरुआत होगी, इनिशिएटिव होगी कि भारत शायद कुछ करे, और ये राहु की महादशा में भी चलेगी। राहु आने पर भी कुछ शांति नहीं होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति जो अभी अतिचारी चल रहे हैं, जो 2032 में शांत हो जाएंगे, वो वापस अतिचारी हो जाएंगे 2035 से, 2035 से। तो जब ये अतिचारी होंगे तो शायद इंडिया तो युद्ध शांत कर ले, बट चाइना एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलाती है उसको। जब फंड की, वो बहुत लंबा वॉर नहीं लड़ सकते हैं, जब फंड की कमी होगी, धीरे धीरे युद्ध लड़ते लड़ते चाइना खुद कमजोर पड़ती जाएगी, और जब कमजोर पड़ती जाएगी धीरे धीरे चाइना टुकड़ों में बढ़ जाएगी। फिर शायद हम अक्साई चीन भी ले सकते हैं। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश तो वैसे भी एक, क्या ही बोलूं, उसके बारे में कुछ बोलने लायक है नहीं, इतना कमजोर देश है, बट जबरदस्ती सिंह की दहाड़े मार रहा है। होना जाना उनसे कुछ है नहीं। मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली बाय 2030 या 32 के आसपास में वो चिकन नेक भी बड़ा हो जाएगा और इंडिया में आ ही जाएगा। तो आप ये मानते हैं कि इंडिया से सटे जितने भी देश हैं, कहीं ना कहीं वो अखंड भारत की ओर बढ़ते जाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, और सिर्फ मंगल की दशा इसकी शुरुआत, इसकी नींव रखेगा। इसके बाद राहु की महादशा में बृहस्पति आएंगे, तब हमें और एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ये 100% होगा।
और यहाँ पे बलूचिस्तान का क्या? देखिए, बलूचिस्तान और भारत की सरहदें कहीं मिलती नहीं है, लेकिन बहुत सारे आप भी दावा करते हैं कि बलूचिस्तान की घर वापसी होगी, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, वो पाकिस्तान जो बलूचिस्तान को अपने माथे का झूमर बताता है। देखिए, बलूचिस्तान इंडिया में इतनी जल्दी मिल जाएगा ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता है। बट मुझे लगता है बलूचिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, पाकिस्तान से तो वो अलग हो जाएंगे, पाकिस्तान की वैसे भी बर्बादी आ जाएगी। शनि का मेष राशि में जाना, लास्ट टाइम जब सैटर्न मेष राशि में गए थे तो ईस्ट पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना था। हर तरीके से पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन जब शनि मेष राशि में जाते हैं तब होता ही है। अब वापस शनि मेष राशि में जा रहे हैं और भारत की मंगल की दशा चल रही है, तो शनि तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत टफ टाइम आ रहा है। पाकिस्तान वैसे भी टुकड़ों में बट जाएगा धीरे धीरे। बलूचिस्तान को शायद फ्रीडम मिलेगी, नया गवर्नमेंट मिल जाएगा, इंडिया के साथ उसके टाइज बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये ज़रूर है। बट पाकिस्तान वैसे बहुत टुकड़ों में बट जाएगा और उसमें वो पोटेंशियल नहीं रहेगा कि वो अपने इलीगल ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑफ लैंड ऑफ कश्मीर को वो बचा पाए या बलूचिस्तान को वापस अपने लैंड में मिला पाए। देखिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास भारत की कुंडली है, तो क्या वो एक कोई स्पेसिफिक पीरियड है जिसमें आप बता सके कि थोड़ा-सा भारत के लिए अनस्टेबल पीरियड रह सकता है? कई लोग हमारे देश में गृह युद्ध जैसी संभावना भी जताते हैं। देखिए, फुल ऑफ 2026 मैं बोलूँगा बहुत ख़राब है, स्पेशली टिल अगस्त। ये बहुत ख़राब है भारत के लिए। और ये मैं आज नहीं, मैं अपने ट्विटर अकाउंट में मुझे लगता है जनवरी या लास्ट ईयर ही मैंने शायद डाला था, दिसंबर के अराउंड, कि ये फर्स्ट के 6-7 महीने भारत के लिए बहुत ख़राब जाएंगे। 2025-26 बहुत बेकार थे, 25 से ज़्यादा 26 ख़राब है जी। 26 में बहुत तरह के गृह युद्ध होंगे, वह बहुत ज़्यादा लोग वोकल होंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हर छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करने से ज़्यादा लोग उसके विरोध में बोलना शुरू कर देंगे, जो हम रोज़ देख रहे हैं। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएंगे, वॉर लाइक सिचुएशन बढ़ जाएंगे। लद्दाख में जो हुआ हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया जी। ये हर जगह छोटी छोटी जगह पे होगा। बंगाल की जो हालत है वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि 2027 में ये सब चीज़ें शांत होने लगेंगी। गवर्नमेंट के पास ये कैपेबिलिटीज़ है, प्लस मुझे लगता है श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर माँ भगवती दुर्गा की हाथ है। वो बहुत अच्छे से इस देश को चलाएंगे भी और हर तरह की नकारात्मक सिचुएशन को सॉल्व करते हुए विराम देंगे और इंडिया को स्टेबल पोजीशन पे ले ही आएंगे। आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यूजीसी पे कहीं ना कहीं घिर सकती है? क्योंकि हमने देखा ना कि इलेक्शन मोड से जस्ट पहले यूजीसी को लेकर हमारे देश में बवाल देखने को मिला है, स्टूडेंट्स की तरफ से, सवर्णों की तरफ से। इसे एक कह सकते हैं कि एंटी ब्राह्मण वाला बिल भी इसे बताया गया इस कानून को। तो यूजीसी के नए कानून कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेर सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं। देखिए, परेशानी में तो वो ऑलरेडी घिर चुके हैं इससे यूजीसी कानून के सामने। लेकिन इस बात को भी हमें, इस फैक्ट को भी स्वीकारना चाहिए कि ये तो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि गवर्नमेंट के लिए कुछ टाइमलाइन कुछ टफ आ रही है। तो जब टाइमलाइन टफ आ रही है तो कुछ तो रूल्स रेगुलेशन, कुछ ऐसे नियम गवर्नमेंट को लाने थे जिसका विरोध सरकार सभी लोगों को करना था। बट ये ज्यादा दिन यूजीसी की जो भी ये चीजें इन लोगों लेके आए वो टिकेगा नहीं। मुझे लगता है सुप्रीम रोल बैक हो गई है 100%। ये रोल बैक ना भी हो, सुप्रीम कोर्ट विल थ्रो दिस इनटू स्क्रैप, वो तो चला जाए, बेकार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंप्लीमेंट होने नहीं देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैक्स टाइमलाइन मुझे 2028 लगती है, बहुत ज्यादा खिंचा तो सुप्रीम कोर्ट इसको फाड़ के फेंक देगी कचरे के डिब्बे में, उससे ज्यादा ये टिकने वाला नहीं है यूजीसी। ओके अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए, आप बार बार देशों के विघटन होने की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे हम सिर्फ मंगल की दशा जो कि भारत की चल रही इसी को आधार माने, या और भी इसके कुछ रीजंस है जो आपने पॉइंट आउट किए होंगे एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ है तो मैं बोलूँगा बृहस्पति का अतिचारी होना। जीव कारक बृहस्पति। सपोज एक कमरे में हम बैठे हैं, 10 लोग हैं इस कमरे में, और एक जो सबसे शुभ मनुष्य है, जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जो गुरु हैं, वो उस कमरे में इधर से प्रवेश कर रहे हैं और 2 मिनट में साइड से पार कर जा रहे हैं। हर चीज ओवरलुक कर रहे हैं, वो ठीक से देख नहीं रहे हैं उस कमरे में घटित क्या हो रहा है। और जितने क्रूर लोग हैं या जितने नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं या कुछ बहुत राजसी प्रवृत्ति, हर किसी में 3 तरह की प्रवृत्ति होती है, राजसिक प्रवृत्ति, सात्विक व तामसिक। तो तामसिक और राजसिक उस कमरे में बैठे आपको घूर रहे हैं और सात्विक प्रवृत्ति के जो गुरु हैं वो बार बार ओवरलुक करते हुए सब चीज़ों को चले जा रहे हैं। तो आप परेशान तो रहिएगा और पूरा विश्व आपके अंदर तो कोलाहल मचा रहेगा, आप हमेशा भयभीत रहिएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट घटते रहेगा। सबसे बड़ा इस विश्व में कोलाहल मचने का जो मेन रीजन है वो बृहस्पति का अतिचारी होना है। मंगल की दशा तो भारत की चल रही है, पर हर देश की कुछ ना कुछ एक दशा ट्रिगर हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे।
ऊपर से सैटर्न का मेष राशि में जाना, एक रीसेट का साइकिल, शनि मेष राशि से वापस मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 30 साल में, ये एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होना कुछ ना कुछ चीज़ों को हर तरीके से पूरे वर्ल्ड में दर्शाता है, और कुछ ना कुछ हर वर्ल्ड के हर कंट्री में कुछ बदलाव आएगी। अब सपोज उनकी दशा भी अगर खराब चल रही है तो उन लोगों के लिए ऑब्वियसली चैलेंजिंग टाइम आएगी। अच्छा, अब जब हम बात चैलेंजेस की करते हैं, हम बात युद्ध की करते हैं, डिस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, लेकिन क्या कुछ प्रकृति का कहर भी देखने को मिल सकता है हम अपने खुद के देश भारत पर? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है प्राकृतिक कहर इस साल। फिर भी 2026 को मैं बोलूंगा थोड़े अर्थक्वेक की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहेंगी, कुछ बड़े कैलामिटीज़ की संभावनाएं बनी रहेंगी, बट इसके बाद मुझे लगता है हम युद्ध की तरफ ही बढ़ रहे हैं। 2027 फिर भी इज़ अ मच बेटर ईयर इन कंपैरिजन टू 2025 एंड 2026, बट आने वाले समय 2029 से जो वॉर लाइक सिचुएशन ट्रिगर होगी वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक एक भीषण युद्ध नहीं हो जाता। तो भीषण युद्ध होकर रहेगा, आप ये मानते हैं विश्व युद्ध के? 100% होगा। अब ये पुराने जमाने में जैसे जो वर्ल्ड वॉर हमारे टाइम हो गई वो वैसे तो नहीं होने वाली है, पहले जो एक बार हुई है। अब इस बार कुछ अलग ही तरीके से युद्ध होगी, डिप्लोमेटिक वॉर भी हो सकती है, बट वॉर तो 100% होगी और वर्ल्ड वॉर होगी। ओके, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जिस तरह से भारत, आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिकली बूस्ट भी हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में चीज़ें भी उड़ने लगी कि मार्केट कोलैप्स हो जाएंगी, बैंकिंग सेक्टर पूरी से ठप हो जाएगा। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने दावे भी किए। क्या इन दावों में हम सच्चाई समझे? लोग कह रहे हैं कि आप गोल्ड मत खरीदिए, कहीं इन्वेस्ट मत कीजिए, बल्कि आप कैश ले लीजिए। तो इनमें कुछ आपको सच्चाई नजर आती है क्या? देखिए, ये ज्योतिष किस आंकलन से बता रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इसी बात से कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जितनी हो सकता है मैं अल्पज्ञानी हूँ, जितना मुझे ज्ञान है मैंने जो एनालाइज किया है, मुझे ऐसा कुछ भी होते दिख नहीं रहा है। 26 थोड़ा कठिन साल जरूर है, कुछ ना कुछ विपदा आ ही रही है, और ये आज से नहीं आ रही है, तो जनवरी से आ रही है। अब इसको एग्जैजरेट करके फियर मॉन्गर करना, लोगों को डराना, बेसिकली रील्स पे अच्छे व्यूज लाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, बहुत जल्दी नजर में आ जाने के लिए, ये सब टेक्निक अच्छी है, बट रियलिटी में आप सिर्फ अपनी वैल्यू खराब कर रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं कि हमें कैश की जरूरत पड़ जाएगी और अचानक से लाइट कट हो जाएंगे, गैस सिलेंडर का कुछ भी तो नहीं हुआ। बहुत सारे रील्स मैंने ऐसे भी देखे जहां पर कोई लेडी आके बता रही थी कि मई में कुछ ऐसा हो जाएगा, अप्रैल में ऐसा हो जाएगा, मार्च में तो लोगों को एकदम कैश पैसे निकाल के रखने चाहिए, ये कर लेना चाहिए। कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने वाला है। तो ओवरऑल आपको भारत की तस्वीर किस ओर नजर आती है? भारत की तस्वीर बहुत डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, मिलिट्री पावर को बूस्ट करना हो, बहुत तरीके से एआई में एडवांसमेंट जो भारत में आएगी, एआई का सदुपयोग, अभी तक तो दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, सदुपयोग होना हो, ये सारी चीजें हमें भारत में होती दिखेंगी, स्पेशली राहु के दशा में। ओके, और क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है राहु की दशा में? क्योंकि मंगल की दशा के बाद राहु की जब दशा लगेगी तो कितने और डेवलपमेंट्स हम खुद अपने भारत में देखेंगे? भारत की कुंडली की अगर बात करें तो राहु जो है वो एग्जॉल्टेड होकर लगन में बैठा हुआ है जी। चतुर्थ भाव के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट होगी। फोर्थ लॉर्ड के नक्षत्र में बैठना, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को बिकॉज ऑफ राहु, ऑकल्ट नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी का एक अलग ही बूम आएगा। ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज होते हुए चीज़ों को देखेंगे, धर्म में लोग आएंगे ज़रूर, बट इतना ज़्यादा कमर्शियल हो जाएंगी चीज़ें कि हमें देखकर भी ये समझ, सही गुरु का मिलना, सही ज्ञान मिलना गुरु से, ये बहुत कठिन होगा राहु के दशा में। हर, मुझे लगता है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे एक मंदिर बन सकता है, उस मंदिर से बहुत सारे धार्मिक काम होंगे, करोड़ों के ट्रांजैक्शन होंगे, कितने बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी उस मंदिर से। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज भी हो जाएंगी चीज़ें, जो रियल ज्ञान है वो लुप्त होने लगेगा, लोग कमर्शियल चीज़ें, और लोग धर्म को थोड़ा कैजुअली लेना शुरू कर देंगे। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा कि मेडिसिन के रिसर्च में बहुत तरीके की नई नई चीज़ें हो सकती हैं, मेडिसिन में बहुत एडवांसमेंट हो सकती हैं, एआई में बहुत सदुपयोग होगा। अब तक तो एआई का दुरुपयोग भारत में देखा जा रहा है, बट एआई का सदुपयोग होना वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को एक बहुत स्टेबल, एक बहुत पावरफुल कंट्री में नजर आएगी। इंडिया आज शायद 4th पे है, शायद 3rd या 2nd पावरफुल कंट्रीज में आ जाएगा, इकोनॉमिकली भी उतना स्ट्रांग हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमें राहु के दशा में देखने को मिलेंगी, बहुत डेवलपमेंट, बहुत एडवांसमेंट। बिल्कुल। और इसी राहु की दशा में क्या लगता है आपको, देश का नेतृत्व किस ओर जाता हुआ दिखता है? अगर बात करूं मैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे क्या लगता है आपको भविष्य में,
अभी जैसे मोदी जी का कार्यकाल अभी चल ही रहा है, आगे आपको कौन नज़र आता है उनके बाद? देखिए, इतना सटीक बोलना तो मेरे लिए शायद कठिन है, बट टू बी ऑनेस्ट जितना मुझे ज्ञान है ज्योतिष में, मुझे लगता है श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद इसकी चांसेस बहुत हैं कि टेम्पररीली कोई आ जाए, बट लेटली अराउंड 2030 या नेक्स्ट इलेक्शंस जब भी होंगे, शायद योगी आदित्यनाथ जी आ सकते हैं। 2027 के एंड तक में हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश की इलेक्शंस जीत जाएं। जीतने के बाद वो सेंटर चले जाएं, उत्तर प्रदेश की कमांड कोई और ले ले, जो योगी जी के अनुसार वहाँ के लिए सबसे उत्तम इंसान हो, जो सबसे सही इंसान हो, वो वहाँ का कमांड ले ले। योगी जी सेंट्रल में चले जाएं, एक शॉर्ट टाइम के लिए कोई अपॉर्चुनिटी किसी को मिल जाए, उसके बाद योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनके चार्ट में वैसे पोटेंशियल है। बिल्कुल। पंकज जी, आपसे यही समझना है, सिर्फ़ आप ही नहीं हैं, बहुत सारे इंडियंस एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मोदी जी के बाद सीधा योगी जी को देखते हैं। योगी जी की कुंडली में ऐसा क्या है जो उन्हें पीएम उम्मीदवार के तौर पे सबसे टॉप पे रख रही है? कुछ ऐसे कुछ नई चीज़ जो आपको दिखी हो जब आपने योगी जी की कुंडली का एनालिसिस किया हो बारीकी से? योगी जी की कुंडली की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उनकी हॉरोस्कोप में इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिक्स साइन बहुत एक्टिव है उनके चार्ट में, जो उनको स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। अगर उनकी कोर्ट चक्र को देखें तो सबसे अंदर केतु बैठा हुआ है। केतु का एक ट्रेट है उनके अंदर जो कि हम सब देखते हैं, किसी भी तरीके का फैशन, किसी भी तरीके माया में वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो हर चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं। वो हर कुछ पाने के बाद भी एक सन्यासी बनना चूज करते हैं। उनके कुर्ते देखिए, उनकी धोती देखिए, जैसे वो पहनते हैं, जिस भगवा रंग को वो धारण करते हैं, जिस पोजीशन पे हैं, उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को बदलने के लिए। सात्विक रहना या किसी धर्म का प्रचारक रहना या कोई संत महात्मा रहना, फिर भी आप अलग कपड़े तो वस्त्र तो पहन ही सकते हैं। बट योगी जी में ऐसा कोई मोटिवेशन है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सेवा का भाव जानते हैं, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं। ये उनकी हॉरोस्कोप की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है, जो मुझे लगता है विथ टाइम वो भारत के अंदर जितना भी ये वायलेंस, जितना भी क्राइम चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से वो कंट्रोल करेंगे। क्योंकि जिसको लोभ नहीं है, अगर वो इस देश को संभालने आ जाए तो उससे बेहतर कमांड इस देश को कोई कर नहीं सकता है। उससे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ठीक किया है जी। मुझे लगता है वो भारत के प्रधानमंत्री बढ़ जाएंगे तो इससे बढ़िया कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता है भारत के लिए। देखिए, मैंने ना काफ़ी लोगों से पूछा, तो लोगों ने ये बात बताई कि भले योगी जी तो हैं ही एक सन्यासी, बाहर से भी सन्यासी दिखते हैं, लेकिन मोदी जी भले बाहर से ना पहनते हो भगवा, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा सन्यासी हैं। उनकी जिस तरह की दिनचर्या है, उनकी जो कुंडली उनको रिफ्लेक्ट करती है, उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है। अब देखिए, अगर हम देखें तो हमने अपने अतीत में देखा है कितने प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन 14 के बाद एक सन्यासी जो अंदर से सन्यासी है, और अब आगे भी हमें पूर्ण सन्यासी की सत्ता देखने को मिलेगी। तो क्या मैं ये समझूं कि यहीं से देश में सन्यासियों की सत्ता का शुभारंभ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इन सब के अलावा हमें एक बात को ज़रूर समझना चाहिए। देखिए, सन्यासी बनने के लिए, आध्यात्मिक पुरुष बनने के लिए वेशभूषा ज़रूरी नहीं होती है। बाहरी जो वस्त्र है, अगर आप किसी संप्रदाय से हैं, जैसे श्री योगी आदित्यनाथ जी वो नाथ संप्रदाय से हैं, उन्हें वैसा भगवा रंग धारण करना या वैसे वस्त्र पहनना इज़ वेरी नॉर्मल। वो धारण कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं आम किसी इंसान की बात करूं तो 10 तरह की रुद्राक्ष पहनने से ही आपको ज्ञान आ जाएगा या कोई बहुत बड़ा तिलक लगाने से ही आपके अंदर कोई आत्मज्ञान आ जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। रियलिटी इज आत्मज्ञान अंदर छुपा हुआ है। आप कैसे वस्त्र पहनते हैं, आप कैसे जीवन शैली में रहते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इससे आपके आंतरिक ज्ञान को कोई लेना देना नहीं है। आंतरिक ज्ञान एक अलग ही चीज़ है। अध्यात्म दिखावे की चीज़ नहीं है। दिखावे के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अध्यात्म कभी भी आपके भीतर नहीं आएगा। जो अध्यात्म आपके भीतर आएगा वो आपको सादगी सिखाएगा, ना कि आपको कभी प्रचारक बनाएगा। ना समाज को दिखाने के लिए आप कभी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि समाज में मैं जैसे हूँ वैसे रहूँ। आंतरिक मेरा जो ज्ञान है वो भगवान के प्रति रुचि बढ़ते रहे, मैं आध्यात्मिक समर्पण की भावना लेके आगे बढ़ता रहूँ। अब नरेंद्र मोदी जी की बात करूं अगर, तो नरेंद्र मोदी जी पर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा हाथ है। जगदम्बा की बहुत कृपा है उन पे। वो नवरात्र करते हैं साल के, मुझे लगता है दोनों नवरात्र, चैत नवरात्र और शारदीय नवरात्र नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उनके ऊपर जगदम्बा के हाथ है, क्योंकि अगर उनके हॉरोस्कोप की मैं बात करूं, चंद्रमा नीच का है उनकी कुंडली में। ऑल्दो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स की मैं बात करूं तो ऐसा कोई योग मुझे दिखता नहीं। हो सकता है, मैं फिर बोलता हूं कि मैं अल्प ज्ञानी हूं, हो सकता है मेरे से ज़्यादा विद्वान कोई हो तो इस बात को डिकोड कर पाए। मैंने जहां तक उनकी ज्योतिष को, उनकी हॉरोस्कोप को समझा है, मैंने ये देखा है कि उनके हॉरोस्कोप में इतना पोटेंशियल नहीं है कि किसी भी इलेक्शन को वो हारे ही ना।
हर इलेक्शन जीता है उन्होंने। जी। ये कोई आम बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी रेयर। जब आपके हॉरोस्कोप में कोई 3-4 प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो जाएं या बहुत बहुत कुछ स्ट्रांग पोटेंशियल दिखे तो समझ में भी आता है। उनके हॉरोस्कोप आप देखिए, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बट ही हैज ग्रेस ऑफ माँ भगवती। डिस्पाइट मेनी एस्ट्रोलॉजर्स हैव बीन क्लेमिंग सिंस वेरी लॉन्ग कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी। हर बार वो उठ के कुछ नया ही करते हैं। जगदम्बा की कृपा है उन पे, और मैं तो चाहूंगा माता रानी हमेशा उन पे कृपा बनाए रखें, क्योंकि सनातन का बढ़ना, हिंदुत्व का बढ़ना, सात्विक चीजों का बढ़ना, हमारे धर्म का सही प्रचार होना, ये बहुत जरूरी है। तो यानी कि अब हम ये समझ जाए कि बस अब भारत के आने वाले जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो सन्यासी ही होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, बट मुझे लगता है ये धर्म की जो एक नई शुरुआत हुई है, धार्मिक रिवॉल्यूशन जो एक शुरू हुआ है, ये अब लंबा चलने वाला है। इनफैक्ट अब इसको और एक्सपेंशन मिलने वाला है। हिंदुत्ववादी सरकार का कार्यकाल आगे कब तक रहने वाला है? ये आने वाले 20 साल तक तो बिल्कुल रहने वाला है। बीच में शायद सरकार कमजोर जरूर पड़ेगी, क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलता है, और डिक्टेटरशिप ना चलने की वजह से हर बार लोग समय दशा बदलेगी। कुलदीप जी, कभी आपको ऐसा पंकज जी माफ कीजिए, पंकज जी, आपको कभी ऐसा लगा है कि हमारे देश में कभी डिक्टेटरशिप आ सकती है? मैं तो चाहूंगा डिक्टेटरशिप आ जाए। आप चाहते हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ डिक्टेटरशिप आ जाए। सबकी व्यू इससे बहुत अलग होगी, बट मुझे लगता है अगर डिक्टेटरशिप आ जाए तो देश की बहुत सारी गतिविधियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देश में रह के देश के गद्दारों को बाहर निकाला जा सकता है, जो कभी देश के बारे में कुछ बुरा, कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। लेकिन ईरान में कुछ हो जाए या किसी दूसरे कंट्री में कुछ हो जाए, सपोज पाकिस्तान में कुछ हो जाए, तो वहां को लेके यहाँ शोक जताना शुरू कर देते हैं। भारत में कभी कितनी गतिविधियां हो रही हैं, बांग्लादेश में कितने हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं किसी बात की, इस बातों को लेकर चर्चा चलाई जाती है? क्यों सिर्फ हिंदूवादी लोग ही इस बात को उठाएं, बाकी जो इस देश में है वो क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं? अगर आप यहाँ हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये भूमि हमारी है, तो आपको तो इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? कुछ लोग तो कहते हैं अगर योगी जी आ जाएंगे तो देश में तानाशाही आ जाएगी। एक तानाशाह तो ऑलरेडी है ही हमारे देश में। नहीं, मुझे लगता है अगर वो आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया ही होगा, क्योंकि किसी तरीके से वो बहुत तरीके की फेक सेक्युलरिज्म का जो कपड़ा पहन के इस देश में जो ढोंग मचा रखा है लोगों ने, वो कंट्रोल हो जाएगा बहुत हद तक। और ये कहना बहुत आसान है कि योगी जी आ जाएंगे तो आतंक फैला देंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा आतंक चल रहा है, मुझे ये बताइए जरा। क्राइम करप्शन तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? जहां जिस कंट्री, जिस जगह की आप बात करेंगे, मैं उस जगह बता दूंगा कितना क्राइम है। इंडिया से ज्यादा क्राइम तो यूएस में है। इंडिया से ज्यादा खराब हालत में तो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं। बहुत बुरी चीजें हैं दूसरे कंट्रीज में, बहुत जगह हमें चीजें दिखती हैं। बहुत जगह की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप। चाइना में क्या होता है किसी को पता चलता है क्या? बिल्कुल नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी है, हर तरीके से अपने न्यूज को बंद करके रखते हैं। चाइना में क्राइम नहीं होती। कोविड में क्या हुआ है, कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया है, किसको नहीं पता है? बट ये बातें कभी बाहर नहीं आती हैं। इंडिया में लोगों को एक फ्रीडम मिली हुई है अपने देश को बदनाम करने की, अपने देश के बारे में निंदा और ऊटपटांग बातें उठाने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरीके से हमारे देश को तोड़ रहा है, कमजोर बना रहा है। मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है, लेकिन जिस थाली में खाते हो उसमें तो छेद मत करो, वहां तो सही बातें करो। अगर आप ये बात उठाते हैं कि ईरान में कुछ हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो अच्छी बात है। मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल समझता हूं आपकी बात को, बट बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप इसके बारे में बात क्यों नहीं उठाते हैं? तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है डिक्टेटरशिप अगर आ जाए बहुत बढ़िया ही होगा भारत के लिए। फिर भारत के मुसलमानों का क्या, इनका भविष्य किस ओर आपको नजर आता है? क्यों, उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों को कौन सा खतरा हो गया योगी जी से? बंगाल में तो दीदी कह रही है ना, अगर कमल खिल जाएगा तो बंगाल के मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। बंगाल में हिंदू खुद खतरे में है, आप मुसलमान की क्यों बात करिए? बंगाल में तो हिंदू खुद खतरे में है। मेरे तो कई मुस्लिम दोस्त हैं, मुझे तो कभी किसी से कोई परेशानी नहीं हुई, ना मुझे उनसे परेशानी हुई, नहीं उनसे मुझे परेशानी हुई। एक्चुअली क्या है, एक्सट्रीमिज्म जब तक नहीं आता है ना, ये कट्टरवाद जब तक ना आए तब तक कोई चीज गलत नहीं है। अब्दुल हमीद अहमद की बात करें, जो हमारे परमवीर चक्र जिनको भारत में मिला था, या आप श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें, क्या वो मुसलमान नहीं थे? उन्हें कब खतरा हो गया हिंदुइज्म से? उनके साथ तो उनका तो आदर हम करते हैं, हिंदू उनका आदर करते हैं, हमेशा उनका सम्मान किया है। यही चीज है। तो श्री ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है, वहां मुसलमान खतरे में नहीं है, वहां हिंदू खतरे में है एक्चुअली। और यूपी की अगर बात करें, जो लोग बोल रहे हैं कि यूपी में योगी जी ने बहुत आतंक मचा रखा है, मुझे ये बताइए, गोरखनाथ मंदिर आप गई हैं कभी? आप जाइए और वहां देखिए आसपास के इलाकों में सिर्फ मुसलमान भरे हुए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है योगी जी से। सब बहुत खुशी से रह रहे हैं। जितनी सेवा गवर्नमेंट उनको दे रही है किसी को नहीं दे रही है। योगी जी का सिर्फ इतना ही कहना है, आप क्राइम करोगे, आप एक्सट्रीमिज्म करोगे, आप कुछ गलत करोगे, हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। दैट्स इट। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स
से हटकर है, आपसे ये समझना था, जैसे कहते हैं ना, आप भी मानते हैं कि विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ता जाएगा, सनातन का जो दायरा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और जब बात आती है खाड़ी देशों की, मुस्लिम कंट्रीज़ की आती है, 51 मुस्लिम देशों की बात आती है, जब बात आती है मक्का की, मदीना की, तो क्या लगता है वहाँ पे भी हिंदुत्व की जड़ें जो पहले कहीं न कहीं दफ़न हो गई थी, अब वो ऊपर को आएँगी, जुड़ेंगी उनसे? देखिए, हिंदुत्व की जड़ें वहाँ मक्का मदीना या ये सब जगह पर मजबूत हो ना हो, अच्छी चीज़ क्या होगी, ये एक्सट्रीमिज्म का थॉट प्रोसेस लेके जो क्राइम हो रहा है ना, ये हर जगह कंट्रोल होगी। सद्बुद्धि इन सभी लोगों को आएगा, बहुत लोगों को आएगा। और एक्चुअली सद्बुद्धि वाले लोग वहाँ बैठे भी हैं। कई ऐसे मुसलमान लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सारे लोग क्राइम करने में नहीं उतरे हुए हैं। हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो उसी प्रकार हिंदुइज्म मजबूत हो ना हो, अच्छे लोग ज़रूर सामने आने लगेंगे। ओके, चलिए हमने एस्ट्रोलॉजी पे बात की, हमने बात की पॉलिटिक्स की, इंडिया के फ्यूचर पे बात की। अब जाते-जाते जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इंसान काम तो खूब कर रहा है, लेकिन क्या उसकी मेहनत रंग ला पाएगी? क्या वो खूब पैसे कमा पाएगा? क्योंकि देखा जाए तो भौतिक संसाधनों में हम लोग फँसे हुए हैं और कहीं न कहीं वेल्थ के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली आपसे जानना है कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा टिक नहीं रहा। आपके धन-धान्य में वैभवता लाने के लिए क्या किया जा सकता है? कि आम आदमी क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हर किसी से बोलता हूँ, आपके जेब में जो पैसे आते हैं वो सीधा किसी बैंक से छप के नहीं आते हैं। कितने जेब में वो पैसे गए हैं, किसने उस पैसे के लिए किसका गला काटा है, कितना क्राइम किया है, कहाँ से चोरी की है, कितने अवगुणों को लेके वो धन आपके जेब में आता है। दशांश दान का कॉन्सेप्ट जो हमारे सनातन में है, ये सबके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो साल भर में कमाते हैं जी। उसका 10% दान करें। दान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पैसा दे दें। दान का अर्थ ये है आप गौ सेवा करें, आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, आप गरीब बच्चों को पढ़ाएं, आप कन्याओं का विवाह करवाएं, असामर्थ्य जो लोग हैं उनका उनका विवाह करवाएं। धार्मिक कार्य में जब वो दशांश दान आपका जाता है, आपके 10% आपकी इनकम की जाती है, तो उससे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आपके वो धन का दोष मिट जाता है। वो कोई भी उस धन से कोई दोष आपके ऊपर नहीं आता है। वो धन पवित्र हो जाता है जो धर्म से जुड़ जाए। चलिए पंकज जी, बस जाते-जाते धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए एक सुंदर सा आपका संदेश, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें इस पूरे संदेश क्या पॉडकास्ट होगी? के बाद? मैं ऐसा कहूँगा कि हर कोई धर्म से जुड़े रहें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो जॉब छूट रही है लोगों की, जिस प्रकार लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं, मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने किसी क्रैश कोर्स को परस्यू करें, अपने एकेडमिक एक्सपर्टीज़ को थोड़ा एनहांस करें, आप अपने अपने आप को थोड़ा स्किलफुल बनाएं और धर्म से जुड़े रहें, क्योंकि धनात् धर्मा तथा सुखम। इसी के साथ मुझे और पंकज कश्यप जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। पुनः मिलेंगे एक नए विषय पर पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।